आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ फोकस का 8वां अध्याय। इसका टाइटल है निरंतर दृढ़ता। सफल होने तक मैं अटल रहूंगा, सदैव अगला कदम बढ़ाऊंगा। यदि इसका लाभ ना मिला तो मैं दूसरा कदम उठाऊंगा और फिर अगला कदम। सच में एक बार में एक कदम अधिक कठिन नहीं होता। मैं जानता हूं कि छोटे छोटे कदमों को दोहराने से किसी भी काम को पूरा कर लूंगा। कहा है ओग मैंडिनो। यदि आप उन लोगों पर गौर करें जो सच में अपने जीवन में सफल हैं, तो आप उनके चरित्र में एक चीज पर्याप्त मात्रा में पाएंगे। हम इसे निरंतर दृढ़ता कहते हैं। पहले नजर में निरंतरता और दृढ़ता एक जैसे लगेंगे। ये सही है, वे ऐसे ही हैं। हमने उन दोनों को साथ एक कारण रखा है ताकि इस आदत के महत्व पर जोर दे सकें। यदि आपकी इच्छा बिना सोच विचार कर इसे छोड़ देने की हो रही है, तो एक महत्वपूर्ण कथन है जिसे आपको अपने एकदम भीतर तक बैठा लेना चाहिए। निरंतर और दृढ़ कार्रवाई के बिना आप कभी अपने जीवन में बड़े नतीजे हासिल नहीं कर सकेंगे। इस अध्याय में आप ये जानेंगे कि कैसे निरंतर अच्छे विकल्पों को चुनें, जिससे कि आपके सपने और लक्ष्य दिलचस्प वास्तविकता में बदल जाएं। आप ये भी जानेंगे कि उच्च स्तर की निरंतरता का क्या मतलब है और आप रोजाना इसे कैसे लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने मन की शक्ति को दृढ़ कैसे कर सकते हैं, ताकि जब कठिन समय और अप्रत्याशित चुनौतियां आएं तो आप उनका सामना कर सकें। कई संगठन इस कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें चलाने वालों में निरंतरता की भारी कमी रहती है। ऐसे में आपके लिए हमारे पास एक खबर है। कारोबारी संसार आज 10 साल पहले की तुलना में काफ़ी अलग है। प्रदर्शन का पैमाना नए स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। अयोग्यता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप किसी टीम को मीटिंग के लिए सोमवार सुबह 9 बजे बुलाते हैं। आपके 20 विक्रय प्रतिनिधियों में से हर एक को शामिल होना है। सुबह के 9:15 बजे तक केवल 15 लोग आते हैं। सुबह 9:25 बजे 2 और लोग टहलते हुए प्रकट होते हैं, जबकि बाकी आते ही नहीं। और हर हफ्ते लगभग ऐसी स्थिति रहती है। निरंतरता का यह अभाव आपकी टीम की एकता को तबाह कर देगा। आमतौर पर कुछ एक उदंड प्रतिनिधि इसके मूल कारण होते हैं। कभी वे चले आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये सच में हताश करने वाला होता है। आज के संसार में इसका उत्तर आसान है। उन्हें दरवाजे के बाहर रहने दीजिए। ये सही है। सुबह 9 बजे मीटिंग रूम का दरवाजा लॉक कर दीजिए। संदेश साफ समझ आ जाएगा। यदि आपको हमारी टीम में रहना है तो आप में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता के फायदे। सबसे पहले आपको इसका अंदाजा देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए एक बेहतरीन रोल मॉडल को देखते हैं जिन्हें मिस्टर निरंतर कहा जाता है, कैल रिपकेन जूनियर। यदि आप बेसबॉल फैन नहीं हैं तो बता दें कि कैल रिपकेन जूनियर बाल्टीमोर ओरियोल्स के लिए खेलते थे। अपनी अविश्वसनीय निरंतरता के कारण वे इस खेल के महान खिलाड़ी बने। 6 दिसंबर 1995 को कैल ने बेसबॉल के प्रमुख लीग का अपना 2131वां मैच खेला, वह भी लगातार। ऐसा करते हुए उन्होंने लॉर्ड गेहरी का 2130 मैच का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 56 वर्षों से लगातार बना हुआ था। अब इसे तुलनात्मक रूप से देखते हैं। कैल रिपकेन जूनियर की निरंतरता की बराबरी के लिए किसी ऐसे कर्मचारी को जो हर दिन औसत रूप से 8 घंटे काम करता है, 8 वर्ष 1 महीना और 8 दिनों तक लगातार काम करना होगा, और वो भी बिना बीमार पड़े। उन्होंने ऐसे ही बेसबॉल का लौह पुरुष नहीं कहा जाता। उन्होंने 13 वर्षों से भी अधिक समय तक अपना हर एक मैच खेला। उन्होंने जिस रात उस रिकॉर्ड को तोड़ा, उस समय लगातार खेलने वालों में उनके सबसे करीब शिकागो व्हाइट सॉक्स के फ्रैंक थॉमस थे, जिन्होंने केवल 235 मैच खेले थे। हर मैच के लिए रिपकेन की उपलब्ध रहने की क्षमता ने सफलताओं की झड़ी लगा दी। इस दौरान उन्हें वर्ष 1983 और फिर 1991 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। उन्होंने 12 ऑल स्टार गेम्स में लगातार खेले और किसी भी मेजर लीग शॉर्ट स्टॉप से अधिक होम रन बनाए। आर्थिक रूप से उनका जीवन निश्चिंत है, लेकिन पैसों से कहीं अधिक उनके भीतर उपलब्धि की जबरदस्त भावना है। काम के प्रति उनका दर्शन एकदम सरल है। वह और कुछ नहीं, बस बेसबॉल खेलना चाहते थे, वो भी बाल्टीमोर के लिए, और हर गेम में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते थे। ये जिम्मेदारी के प्रति एक गहरी समझ और काम के ऐसे सिद्धांत को दिखाता है जो आज के ज़माने में दुर्लभ है। हर मैच के लिए उपलब्ध रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही इनाम अपने आप मिलते चले गए। और इन सब के बीच रिपेकन ने विनम्र एवं स्वभाव व्यवहार को बनाए रखा। ये दिलचस्प है कि
कैल रिपकेन जूनियर ने अपने पारिवारिक जीवन में भी इसी निरंतरता को बनाए रखा है। उनकी पत्नी और बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और यह दिखाता भी है। इसकी तुलना में देखा जाए तो आजकल पेशेवर खेलों की दुनिया में उनसे कम परिपक्व एवं चरित्र की दृष्टि से कमजोर खिलाड़ी हर हफ्ते किसी न किसी स्कैंडल और अनुबंध के लिए बड़ी बड़ी मांग को तूल देकर विवादों में रहते हैं। इस कहानी का एक आखिरी महत्वपूर्ण संदेश और एक बड़ी बात जिसे याद रखना चाहिए, आप जब किसी जिम्मेदारी को संभालते हैं और बेहतरीन काम करते हैं, तब आप चोटी के लोगों को आकर्षित करते हैं और अपने लिए बहुत बड़े इनाम की गुंजाइश पैदा करते हैं। जिस रात कैल रिपकेन जूनियर ने रिकॉर्ड तोड़ा, उस रात दुनिया भर की मशहूर हस्तियों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनकी प्रशंसा की। उन पर तोहफों की बरसात हुई और कई बार खड़े होकर उनका सम्मान किया गया। कल्पना कीजिए, सब कुछ हर दिन मौजूद रहने और वह करने के लिए जो उन्हें बेहद पसंद। मैं मोहम्मद यूनुस का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वह बेहतरीन नोबेल पुरस्कार विजेता, मानवतावादी और गरीबों के बैंक ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उनका कहना है, यदि आप कारोबार और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन 4 प्रमुख क्षेत्रों में अनुशासन पर जोर देना होगा। यह है दैनिक अनुशासन, कड़ी मेहनत, टीम नैतिकता और निरंतरता। इन बातों को सरलता से लागू किए जाने से छोटे पैमाने के अपनी तरह के सैकड़ों बिजनेस मॉडल सामने आए हैं जो दुनिया भर के सबसे गरीब देशों की मदद कर रहे हैं। आपको जब कुछ ऐसा मिल जाए जो कारगर हो तो उसे करते रहिए। सभी प्रकार से अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपकी निरंतरता में बाधा ना हो। आप अपने आप को पल भर के लिए माइक्रोस्कोप के भीतर रखिए। क्या आपका अनुशासन, काम करने के दर, नैतिकता और निरंतरता हर दिन सही मायने में दिखती है, या आप इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, कभी जीवन के इस अवसर पर तो कभी दूसरे की तरफ भाग रहे हैं? यदि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम आपकी क्षमताओं को अगले स्तर पर ले आते हैं, उस विशिष्ट माहौल में जहां चुनौतियां बड़ी हैं और इनाम उससे भी अधिक लाभ देने वाले। अपनी सबसे बड़ी शक्ति को धारण कीजिए। पिछले अध्याय में हमने कार्रवाई के सभी कदमों को आखिर में रखा ताकि आप उन पर अच्छी तरह ध्यान लगा सके और जितना समय चाहिए उतना ले सके। यह बदलने वाला है। वास्तव में हम चाहते हैं कि आप यहीं रुक जाएं, दिमागी तौर पर तैयार हो जाएं और आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित 2 हिस्सों का अभ्यास करें। यदि आप पढ़ते जाने का फैसला करते हैं तो आप इस प्रभावशाली सबक के असर से अछूते रह जाएंगे। निम्नलिखित वर्कशीट का उपयोग करते हुए उन 6 चीज़ों की एक सूची बनाइए जिन्हें आपको अगले 2 महीनों में निश्चित तौर पर करना है। वे ऐसी गतिविधियां होंगी जिन्हें हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे वजह कुछ भी हो। उनमें कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होंगे जिन्हें आपने पहले स्थापित किया होगा। अपने ब्यौरे को संक्षिप्त रखें। हर उस कार्य को जिसे आपने पूरा किया है, उसके दूसरी तरफ उस शब्द को लिखें जो उसके विषय में आपकी भावना है। आप हर कार्य की जब कल्पना करते हैं, सोचिए कि वास्तव में आपको कैसा महसूस होता है। आपकी मदद के लिए भावना के शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्रोध, उदासी, खुशी, रोमांच, क्षोभ, चिंता, हताशा, मस्त, प्रेम, आभार। ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध सीधे भावनाओं से होता है। आपने करना है कि सूची में हर विषय पर आप कैसा महसूस करते हैं, उसके लिए अपने शब्द चुनें। यह वास्तव में जरूरी है कि आप इस अभ्यास को तुरंत पूरा करें, तभी सबसे अधिक लाभ मिलेगा। हमारे ध्यान की शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी दिलाने वाली गतिविधियों में से एक है करना है। मुझे जिन कार्यों को अगले 2 महीनों में करना है, यानी उसके बाद नहीं, उसकी तारीख लिखिए। भावनाएं, इन विशेष कार्यों को करने के लिए कौन सा शब्द आपकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह करता है, बताता है, उसको 6 नंबर दे करके उसको लिखिए। क्या करना है, उसकी भावनाएं क्या होंगी। शाबाश। चलिए आपकी सूची की समीक्षा करते हैं। एक बार में एक कार्य को लेते हुए हर एक कार्य पर विचार करते हैं और हर कार्य के लिए एक लकीर खींचते हैं। बिल्कुल ठीक, इसे अपनी सूची से हटा दें। क्यों? तो समझिए, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है आप विरोध करें, इनमें से कुछ चीज़ें तो हर हाल में की जानी चाहिए, उनसे बचा नहीं जा सकता। आप कहेंगे टैक्स को देना ही पड़ेगा। नहीं, आपको टैक्स नहीं देना। आप जेल चल जाएं या जुर्माना भर दें, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप नहीं चुकाते तो ये बस उसके नतीजे हैं, लेकिन आपको चुकाना नहीं है। अगर आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो एक आसान सा साफ बयान देखिए।
जीवन में कुछ नहीं जिसे आपको सच में करना ही है। इसमें हर हफ्ते 70 घंटे काम करना या किसी नौकरी या रिश्ते में बने रहना शामिल है जिसमें आपको आनंद नहीं आता। एक बार अपनी सूची पर फिर से नजर डालिए। यदि 2 महीने में आपने इन कार्यों को पूरा नहीं किया तो क्या आपकी दुनिया वास्तव में समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करते तो आप खुश नहीं होंगे, और पूरा नहीं करते तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम इसे समझते हैं। हम जो बड़ी बात कह रहे हैं वो यह है कि आपको यह नहीं करना है। चलिए कुछ समय के लिए इससे थोड़ा हट जाते हैं। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं तो हमें बर्दाश्त कीजिए। सब कुछ जल्द ही आईने की तरह साफ हो जाएगा। अपनी भावनाओं के लिए आपने जिन शब्दों को चुना है उन पर गौर कीजिए। वर्षों के अनुभव के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कई शब्द नकारात्मक हैं, खासतौर पर अगर काम कुछ ऐसा है जिसे आप काफ़ी समय से टाल रहे थे या करना नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में चिंतित, परेशान या हताश महसूस करना सामान्य होता है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन पर फिर से नज़र डालिए। इन भावना वाले शब्दों से आपके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, नकारात्मक या सकारात्मक? आप ठीक कह रहे हैं। यदि भावना नकारात्मक है तो अपने आप ही आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो उच्च स्तर के आपके प्रदर्शन की क्षमता को कम करता है। ठीक है, चलिए अब इस अभ्यास के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसके लिए अगले वर्कशीट का उपयोग करेंगे। कम से कम 6 ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप करना चाहते हैं या अगले 2 महीने में करेंगे। ये सूची अलग होनी चाहिए। आप सच में क्या करना चाहते हैं, फिर अपनी सूची के हर काम को पूरा करने के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं, उसके लिए एक शब्द चुनें। पहले निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप बैठें और पहले इस कार्य को पूरा करें। करना चाहूँगा ऐसी चीज़ें जो मैं अगले 2 महीनों में यानी उसके भीतर ही करना चाहूँगा, जैसे सालगिरह का उत्सव, नए उत्पाद का लॉन्च, गिटार के लेसन, उसकी तारीख ही लिखिए। भावनाएं, इन कार्यों को पूरा करने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द आपकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह बताता है, उसको लिखिए। अब इन भावना वाले शब्दों पर गौर कीजिए। शायद वे आपके पहले के करना है की सूची से कहीं अधिक सकारात्मक होंगे। यदि आपके काम सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं तो आपके भीतर उन्हें पूरा करने की क्षमता और इच्छा अधिक होगी। क्या प्रसन्न और उत्साहित रहना चिंतित और हताश रहने से अच्छा नहीं है? इस समय आप जरूर सोच रहे होंगे, वैसे उन चीज़ों के बारे में तो अच्छा महसूस होता ही है जिन्हें हम करना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे करनी पड़ती है। होता तो यही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जीवन में सब कुछ चुना जा सकता है। सांस लेना एक अपवाद हो सकता है। हाल ही में मैंने यह लक्ष्य तय किया कि मैं 100 पुशअप बिना रुके करूंगा। मैंने 100 पुशअप्स नाम का एक प्रोग्राम, एक आईफोन ऐप तथा उस नाम की एक पुस्तक खरीदी और मैं शुरू हो गया। मैंने बड़ी जल्दी 20 से 50 पुशअप तक का रास्ता तय कर लिया। फिर मैंने 65 तक और फिर 75 तक पहुंच गया। यहाँ जाकर स्थिर हो गया। मैं उससे आगे नहीं बढ़ सका। मेरी कलाई में दिक्कत होने लगी और कंधे दुखने लगे तथा मैं उससे भागने लगा। मेरा एक मन कह रहा था, यह मूर्खतापूर्ण लक्ष्य है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लगभग 67 साल का हूँ। मैंने सोचा मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं, मैंने इसका लक्ष्य तय किया है। मैं उसे करना चाहता था, इसलिए फिर से उसकी तरफ लौटा और दर्द के बीच भी आगे बढ़ता गया। फिर मुझे एक व्यक्ति मिला जो सच में वर्ल्ड पुशअप रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और उसने मुझे कुछ व्यायाम बताए। फिर मैं कुछ लोगों से मिला, ऑनलाइन शोध किया और कुछ और अध्ययन किया। इस तरह मैं इस पर फिर से लौट आया। 1-2 हफ्ते ऐसे रहे जब मैंने सोचा, सुनो, मैं अब और नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा, नहीं, मैं इसे करके ही रहूँगा। तुरंत हार मान लेने के कारण ही कई लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी आपको टिके रहना होता है और मेहनत से कर दिखाना होता है। बीते कई वर्षों के दौरान मुझसे कई लोगों ने पूछा, जब मेरा मन न कहे तब भी मैं कैसे काम करता रहूं? मैंने कहा कि आपको तय करना है कि आपका क्यों किया है। मेरा क्यों ये नहीं कि मैं अपने पुशअप को दिखा सकूं। ये अंदरूनी ताकत पैदा करने के लिए, अपने ध्यान को स्थिर करने के लिए, व्यायाम करते रहने के लिए, न कि कोई ट्रॉफी हासिल करनी है। स्वस्थ रहना, अपनी पत्नी के लिए अपने कपड़ों में आकर्षक दिखना है, ना कि अपनी छवि को देखूं और कहूं यह व्यक्ति सफलता का सबक सिखाता है और इसका वजन 30 पाउंड अधिक है। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? सफल होने के लिए अपने बड़े कारण की साफ तस्वीर, साथ ही कार्रवाई के ठोस कदम के रूप में रोजाना के अनुशासन की अच्छी खुराक एक ऐसा शक्तिशाली फार्मूला है जो आपको अपने ऊपर शंका और नकारात्मकता से उबारने में मदद करेगा। वह व्यक्ति जिसने कुछ नया करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया,
कल्पना कीजिए कि अपने बेहतरीन कारोबार खड़ा करने में वर्षों का समय लगाया, बेहद कामयाब उत्पाद बनाने के लिए उच्च कोटि का शोध किया, और जिस सीईओ को आपने खुद 2 साल पहले बहाल किया था, वो अचानक आपको छोड़कर चला जाता है। आपको कैसा लगेगा? आपके मन में किस तरह की भावनाएं उमड़ेंगी? आप क्या करेंगे? इससे भी बुरा हो जाए जब आप अगले 12 वर्ष जैसे तैसे दो नए उपक्रमों को चलते रहने, कम बिक्री से जूझते हुए, नकद की अनिश्चित आमद और अपने भविष्य के बारे में अपने ही उद्योग के जानकारों से लगातार तबाही व बर्बादी की भविष्यवाणी सुनते हुए बिताएंगे। अधिकांश लोग इस तेजी से नीचे की दिशा में बढ़ते सर्पिल को झेल नहीं पाएंगे। वे हार मान लेंगे और हालात के आगे घुटने टेक देंगे। स्टीव जॉब्स ने ऐसा नहीं किया। वह व्यक्ति जिसका ध्येय था भूखे रहो, मूर्ख रहो, उसने निरंतर दृढ़ता की एक कसौटी तय कर दी। आपने कभी गौर किया है, जब असंभव से दिखने वाली विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो दूरदर्शी स्त्री पुरुष अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान लगाए रहते हैं। वे अपने प्रगति के नए रास्ते ढूंढते हैं, मान में चले जाते हैं, या बस अपनी राह की किसी भी बाधा को धमाके से उड़ा देते हैं। जॉब्स ने अपना ध्यान ऐसे टूल्स को बनाने की बड़ी तस्वीर पर लगाए रखा जो दुनिया बदलने वाले थे। इसका मतलब अक्सर ये होता था कि ना कहने वाले स्टाफ, जिनमें उनकी टीम के इंजीनियरिंग के धाकड़ लोग शामिल रहते थे, उन्हें भी जॉब्स के बेहिसाब क्रोध का सामना करना पड़ता था। संक्षेप में, उनके साथ काम करना बेहद मुश्किल था और उन्हें इस तरह के शब्द कभी पसंद नहीं थे। यह नहीं हो सकता। व्यवस्था विरोधी ये गुण स्टीव जॉब्स के जीवन की शुरुआत में ही सामने आया। एक सेमेस्टर के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने का उनका प्रयास समाप्ति पर आ गया। 70 के दशक में वो हिप्पी होने का आनंद ले रहे थे। उनके उथल पुथल भरे कैरियर में उन्हें जितनी सफलता मिली, उतनी ही विफलता भी। आप समझे कुछ? अपनी राह में उन्हें जितनी विफलता मिली, उतनी ही सफलता भी मिली। इस बात को अपने दिमाग में कृपया बिठा लीजिए। निरंतर दृढ़ता के लिए जरूरी है कि आप कई बार ठोकर खाएं। ये जीत के आपके संकल्प को सुदृढ़ करता है। अरे नहीं, मैं वो नहीं जो काबू खो दे। आप उस व्यक्ति के सामने जिसने इस दुनिया में खुद को ढूंढ लिया है। इसे कहा है डेविड बोवी ने। एप्पल इंक को हाल ही में दुनिया की सफलतम कंपनी घोषित किया गया था, जिसने एक्सॉन मोबिल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व की कई दिग्गज रही कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जॉब्स और उनके कुल कुशल शिल्पकारों की टीम ने जो टूल्स बनाए, उन्हें दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अभूतपूर्व ढंग से आकर्षित किया। आईपैड, आईट्यून, आईपैड और अत्याधुनिक एप्पल कंप्यूटर उनकी विरासत के महान प्रतीक हैं। धरती पर अपने आखिरी दशक में जॉब्स दुनिया की एक सबसे गंभीर बीमारी, अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। 56 साल की उम्र में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पहले तक वो नए और बेहतर उपकरणों की योजना बना रहे थे, जिनसे हमारा जीवन और आसान व आनंदप्रद बन सके। हम सभी को आगे बढ़ते रहने का हौसला देने वाला उनका एक सबसे सार्थक संदेश ये है: इस बात को याद रखना कि आप मरने जा रहे हैं। इस सोच से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। स्टीव जॉब्स। हमें उम्मीद है कि अब तक आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि जीवन में चुनाव सब कुछ होता है। अपने आसपास के हर दिन के प्रमाण को देखिए। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग मध्यम स्तर का जीवन जीने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग उस अंतिम कदम को उठा लेते हैं, वे अपने ही प्राण ले लेते हैं। इसके उलट दूसरे लोग सबसे जबरदस्त झटकों को झेल कर भी आगे बढ़ते हैं और अपने लिए बेहतर स्थितियां पैदा करने का फैसला करते हैं। अक्सर वे इसे शानदार ढंग से करते हैं। लाइब्रेरी ऐसे पुरुषों व स्त्रियों की जीवनियों और आत्मकथाओं से भरी है, जिन्होंने अपने जीवन का कायापलट करने के लिए निरंतर दृढ़ता की आदत बनाई। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अलग भविष्य चुन सकते हैं। स्टीव जॉब्स इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। इस बात को कृपया समझिए। अपने कैरियर में आप जितने भी परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, वे आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें आपका कैरियर, निजी संबंध और आर्थिक स्थिति शामिल है। वैसे भी ये कुछ और कैसे हो सकता है? जीवन में आप आज जहाँ हैं, उसका कारण यही है कि आपने अब तक उसके लिए भी सभी तरह के चुनाव किए हैं। दूसरे शब्दों में, आपके सकारात्मक चुनावों की निरंतरता या उनकी कमी ने आपको इस समय की जीवन शैली दी है। आप जब इस सच्चाई की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, तब मन की शांति पाने का सही राह पर आ जाएंगे। कई लोग हताशा से भरे जीवन को झेलते रहते हैं और करना है में अटके रहते हैं। अब जब ऐसा करते हैं, उसने मुझसे गुस्सा दिला दिया, तब सच ये होता है कि आपने गुस्सा होने का विकल्प चुना। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आपने कुछ अलग चुनने के बजाय जवाब में गुस्सा होने का फैसला किया। कुछ अन्य टिप्पणियां आप अक्सर सुनते होंगे: मैं इस संबंध में फंस कर रह गया हूँ। दूसरे शब्दों में, मुझे फंसे रहना है,
या मैं इस नौकरी से नफरत करता हूँ, मैं सही मायने में स्वतंत्रता का आनंद लेने लायक पैसा कभी नहीं कमा सकूंगा। जिसका वास्तविक अर्थ है मुझे इस कम वेतन वाले नौकरी में बने रहना है। कितने दुख की बात है। करना है आपको दबाव की स्थिति में डालता है, जबकि करना चाहता हूँ सख्ती की स्थिति में ले आता है। बुद्धिमानी से चुनिए। आप जब अपना जीवन लगातार करना है की स्थिति में जीते चले जाते हैं तो आप अपने आप को दबाव की स्थिति में डाल देते हैं। इससे विरोध और असंतोष पैदा होता है तथा आपके जीवन से ऊर्जा निकल जाती है। आप जब अपने हर दिन को करना चाहता हूँ की स्थिति में जीते हैं तो आप शक्ति की स्थिति में रहते हैं। आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण की स्थिति को महसूस करते हैं। इसके लिए आपको अपने हर दिन के फैसलों पर सोच विचार करना होगा, भले ही यह बर्तन धोने जैसा छोटा सा काम ही क्यों न हो। अपने आप से कहिए, मैंने अभी बर्तन धोने का फैसला किया है और आप बेहतरीन काम कर दिखाऊंगा। ये इससे तो अच्छा है, बाप रे मुझे बर्तन भी धोने हैं, क्या मुसीबत है। यदि आप सच में इस तरह के काम करना पसंद नहीं करते तो अभी एक ऐसी जीवन शैली बनाने का फैसला कीजिए जिसमें आपको इस तरह के काम नहीं करने पड़ेंगे। उन्हें किसी और को सौंप दीजिए या किसी को रख लीजिए। ये नोट करने वाली बात है कि करना है वाले काम अक्सर आपके भीतर टालमटोल की आदत पैदा कर देते हैं और आप जानते हैं उनका कितना नुकसान होता है। अपने ध्यान को अभी ही कहीं और लगाने का फैसला कीजिए। प्रतिदिन के काम को सोच समझ कर चुनिए। कोई करना है कि सूची में नहीं होना चाहिए। आज से शुरुआत करते हुए अपने शब्दकोश से उन शब्दों को निकाल दीजिए। अपनी शक्ति को फिर से हासिल कीजिए, अपनी ऊर्जा का विस्तार कीजिए और उस स्वतंत्रता का आनंद लीजिए जो आपके जीवन में लगातार चुनाव से प्राप्त होती है। यह एक अच्छा उदाहरण है। हमारे एक ग्राहक जो 50 साल की उम्र में के आसपास हैं, सिगरेट ना छोड़ पाने के कारण हताश थे। हमारे ध्यान की शक्ति की एक कार्यशाला में वो खड़े हुए और भावना से भरे स्वर में कहा, मुझे सिगरेट छोड़ना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। वो पूरी तरह से हताश लग रहे थे और अपने भविष्य को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। हमने उनसे कहा कि वो अपनी स्थिति को फिर से तय करें, इसमें करना है कि बजाय करना चाहूँगा को चुने। उन्होंने एक दमदार बात कही, आज मैं चुनता हूँ कि मैं धूम्रपान के ऊपर जीत हासिल करूँगा। प्रतियोगी स्वभाव का होने के कारण उन्होंने अपने सिगरेट पीने की लत को प्रतिद्वंदी की तरह देखना शुरू किया। यह एक लड़ाई थी जिसे वो जीतने जा रहे थे। वो इस कथन को रोजाना दोहराते थे और 2 महीने के भीतर उन्होंने सिगरेट पीना पूरी तरह छोड़ दिया। कहना चाहूँगा कि स्थिति को चुनकर उन्होंने अपने आप को नियंत्रण की स्थिति में डाला और जब अपने नए चुनाव पर चले तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। उस जीत ने उनके जीवन शैली में कुछ अन्य बदलाव संभव किए, जिसमें नियमित व्यायाम और अच्छे खान पान की आदतें शामिल थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निरंतर बेहतर चुनाव करने से घटनाओं की आकर्षक श्रृंखला बनती है। आप जब लीडर लगातार बेहतर चुनाव करते हैं तब बेहतर आदतें पैदा करते हैं। इन बेहतर आदतों से चरित्र बेहतर होता है। बेहतर चरित्र के साथ आप संसार में मूल्यों को बेहतर बनाते हैं। आप जब अधिक मूल्यवान बन जाते हैं तब बड़े और बेहतर अवसरों को आकर्षित करते हैं। इससे आपको जीवन में अधिक योगदान का अवसर मिलता है। इसके बदले बड़ी और बेहतर उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिन्हें लोगों ने इस बात को समझ लिया है वे समाज में शक्ति, दृष्टि और संकल्प वाले लोगों के रूप में अलग ही दिखते हैं। हमारी एक और क्लाइंट 73 वर्षीय प्रफुल्लित महिला है, जिन्हें हमारी एक कार्यशाला में करना है की सूची दी गई। जब उन्होंने उसे देखा तब अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊंची आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं करना है। उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बाद में हमें पता चला उन्होंने अनेक सफल उपक्रम बनाए हैं और इस महत्वपूर्ण सबक को वर्षों पहले ही सीख लिया था। याद रखिए, आपके प्रभावी विचार आमतौर पर रोजाना के फैसलों में अक्सर विजयी होते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आपके सोच समझकर किए गए चुनाव आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के करीब ले जा रहे हैं। यह समझ लेना भी जरूरी है कि कुछ ना करने का फैसला लेना भी उचित स्थिति होती है। यदि कोई आपसे ऐसी समिति में शामिल होने के लिए कहता है जिसके लिए आपको हर हफ्ते 2 दिन का शाम का वक्त निकालना पड़ेगा और वह काम आपके हित में नहीं, तो आप इनकार कर सकते हैं। अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए अक्सर नहीं अच्छी रणनीति होती है। यहाँ कुछ और विकल्प दिए जा रहे हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहला, मैं ये फैसला करता हूँ कि हर रात 3 घंटे तक टीवी नहीं देखूंगा या वीडियो गेम नहीं खेलूंगा। इसके बजाय मैं 1 घंटा बिजनेस, आर्थिक स्वतंत्रता, पब्लिक स्पीकिंग या ऐसी कई दिलचस्प गतिविधियों को जानने में खर्च करूंगा जिससे मेरा ज्ञान और मेरी जागरूकता बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, मैं फैसला करता हूं कि मैं अपने समय हर दिन सनसनीखेज अखबारों और फिजूल की पत्रिकाओं को पढ़कर बर्बाद नहीं करूंगा।
इसकी बजाय मैं कोई प्रेरणादायी पुस्तक जैसे चिकन सूप फॉर द सोल, कोई प्रेरणादायी आत्मकथा या आध्यात्मिक रूप से उद्धार करने वाले संदेशों को पढ़ना शुरू करूंगा। वैसे बता दें कि हम आपको जरूरी अखबारों या वेबसाइट को पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। बिजनेस में समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखना जरूरी है, बस सनसनीखेज पत्रिकाओं की बकवास से बचिए। तीसरा, मैं काम का आदी नहीं बनूंगा। इसकी बजाय मैं परिवार और दोस्तों के साथ हर हफ्ते निजी समय बिताने के साथ ही अपने लिए भी खास समय निकालूंगा, ताकि पाप से मुक्त होकर मजे कर सकूं। आपको बात समझ आ रही है? आप देख रहे हैं कि आपने हर दिन के विकल्पों को चुनकर आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। आज के बाद जब आप सुने मुझे करना है, तो अपने दिमाग में कूद जाइए और चीख कर कहिए, कैंसिल कैंसिल। मैं अब और करने से अपने जीवन में दुख नहीं भोगना चाहता। ये बड़ा मज़ेदार होता है। शुरुआती चरणों में आपको अपने दिमाग के दरवाजों पर पहरा देना होगा कि दुष्ट छोटे छोटे करना है, कहीं से घुस ना जाए। इस मामले में एकदम निर्दयी बने, तब तक उन्हें उखाड़ फेंकते रहें जब तक कि आपकी नई करना चाहूँगा कि आदत अच्छे से जम ना जाए। मैं हमेशा से ही जीवन रक्षक प्रणाली पर हूँ। मैंने तब तक सबसे मुक्त रहने का फैसला किया है जब तक कि मेरा आकार कम होकर 8 ना हो जाए। इसे कहा है हेनरिएट मोंटेल ने। डबल ए फार्मूला। अब चूंकि हमने विकल्पों को चुनने के महत्व को समझ लिया है, तो उस एकमात्र रणनीति के लिए तैयार हो जाइए जो आपको इस पूरी पुस्तक की एक सबसे महत्वपूर्ण रणनीति लगेगी। इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको पूरी तरह से सजग रहना होगा। अगर आप लेना चाहें या ऊर्जा हासिल करने के लिए ब्रेक लेना चाहें तो अभी कर लें, ताकि बाद में सजग रहें। हमारी गारंटी है, यदि आपने इस अध्याय के बाकी हिस्से में जो कुछ सीखा है उसका लगभग 100% अपना ले, तो आपका व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन प्रदर्शन के नए स्तर तक छलांग लगा देगा। हमारा अनुभव कहता है कि बेहद कम लोग इस रणनीति का उपयोग लगातार करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका जीवन डोलता रहा है और अक्सर उतार चढ़ाव से भरा रहता है। डबल ए फार्मूला का संबंध पूरी तरह आपसे है। इसका मतलब है एग्रीमेंट और अकाउंटेबिलिटी, सहमति और जवाबदेही। इस बेहद महत्वपूर्ण फार्मूले का परिचय इस दिलचस्प कहानी से करते हुए आपको अपनी बात समझाते हैं। अपने कैरियर के एकदम शुरुआती दिनों में मैं सेल्स टीम और बिजनेस चलाने वालों को सेमिनार पैकेज बेचा करता था। पैसे बड़ी मुश्किल से आते थे और हर बिक्री महत्व रखती थी। एक सुबह मैंने 6 लोगों के अलावा कंपनी के मालिक को भी एक प्रेजेंटेशन दिया। वे लोग वेंडिंग मशीन बेचा करते थे। मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा और कंपनी का मालिक इस बात को जानकर खुश था कि मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, उनकी बातों से उसकी टीम को काफ़ी फायदा होगा। कंपनी का मालिक जब इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसकी सारी टीम इसमें हिस्सा लेगी, तो मैंने उसे यह भी बताया कि 5 या अधिक लोगों के जुड़ने पर उसे 20% की छूट भी मिलेगी। हमने हाथ मिलाया और मैंने उससे कहा कि 48 घंटे के भीतर उसे हमारा बिल और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। एक बार फिर वो सारी बातों पर सहमत हुआ और कहा कि उसकी टीम कार्यक्रम को लेकर उत्साह में है। 3 दिन बाद कंपनी के मालिक ने फ़ोन किया और कहा कि उसके उससे जो वादे किए गए थे उसके अनुसार सब कुछ मिल गया है। हालांकि मेरे लिए उसका एक अनुरोध था। उसने कहा, मुझे 20% से अधिक अच्छा सौदा चाहिए। मैं पूरी कीमत का एक चौथाई हिस्सा चाहता हूँ। मेरे लिए फैसले की घड़ी थी। मेरा नया नया धंधा अभी लड़खड़ा ही रहा था और मेरे लिए हर बिक्री मायने रखती थी। मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि इतना वक्त और इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी हजारों डॉलर का नुकसान होगा। दूसरी तरफ मैंने कई अनुबंध पर दस्तखत कर दिए थे, जिससे 10 से 25 लोग मेरे कार्यक्रम में शामिल होते थे और मुझे पैसे मिल जाते थे। उनमें से किसी भी कंपनी ने 20% से अधिक की छूट नहीं मांगी थी। मैं पूरी रात इस स्थिति से जूझता रहा और फिर वेडिंग मशीन बनाने वाली छोटी कंपनी के मालिक को फ़ोन किया। उसे बताया कि यदि उसे उन कंपनियों से अधिक छूट दी गई जो मेरे पास उससे अधिक लोगों को भेजती है, तो मेरी ईमानदारी पर सवाल उठेंगे। आप जानते हैं उसका जवाब क्या था? कभी किसी को पता चलेगा तब ना। मैंने पल भर सोचा और जवाब दिया, आपको पता है और मुझे पता है, माफ़ कीजिए, सौदा नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापार के नए अवसर को छोड़ना मुश्किल होता है, फिर भी मुझे अनुभवी मार्गदर्शकों के बेहतरीन सुझावों का लाभ मिला था, जिन सभी ने कहा था, अपने ग्राहकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर अपनी प्रतिष्ठा को कभी खतरे में मत डालिए। सुनी सुनाई बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। एक खराब अनुभव आपके व्यवसाय को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या आपने कभी कोई समझौता ये जानते हुए किया कि सौदा किस प्रकार का है और फिर अप्रत्याशित ढंग से सब कुछ पलट गया हो?
जब ऐसा हुआ तब आपको कैसा लगा? शायद आप दुखी, हताश, क्रोधित और निराश हुए होंगे। यहाँ तक कि होशियार ना होने के लिए खुद को दोषी भी ठहराया होगा। हम यहाँ एक बड़ी बात आपको समझाना चाहते हैं। सारे टूट रिश्तों की जड़ ढूंढने निकलेंगे तो उनके पीछे तोड़े गए करार ही मिलेंगे। इसमें कारोबारी सौदे, विवाह, पारिवारिक हालात, आपका बैंकर, दोस्त, साझेदार और दो या अधिक लोगों के बीच का दोषपूर्ण संबंध शामिल होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन दिनों विशेष रूप से पश्चिमी समाज में समझौतों को बनाए रखने में अधिक कठिनाई आ रही है? यदि आपको इसका प्रमाण चाहिए तो बस इन सारे झमेलों को सुलझाने के लिए जिन वकीलों की जरूरत पड़ती है उनकी हजारों की संख्या पर ही नजर डालिए। कई उद्योगों, विशेष रूप से चिकित्सा के पेशे में मुकदमे का सामना करने का जबरदस्त भय व्याप्त है। ये विचित्र है। और फिर वर्ष 2008 से 9 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए सीधे तौर पर दुनिया भर के तोड़े गए उचित और नैतिक समझौतों को जिम्मेदार माना जा सकता है। जहाँ एक अच्छी खबर है, आपके पास अपनी ईमानदारी को बनाए रखकर सबसे अलग दिखने का अद्भुत अवसर है। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को निरंतर कैसे बनाए रखूं? तो इस बेहद अहम सवाल का जवाब यह है, अपने समझौतों का लगातार पालन करना ही सच्ची ईमानदारी की बुनियाद होती है। वास्तव में इस बात को गांठ बांध लीजिए, यदि आप सही मायने में उच्च स्तर की नैतिकता के साथ जीना और बेहतर लाभ कमाना चाहते हैं तो आपकी निरंतरता की परीक्षा बार बार ले जाएगी। इस पर विचार कीजिए। आप हर दिन करार करते हैं और हर दिन आप जो फैसले करते हैं उनके बाद आपके व्यवहार के आधार पर आप पर राय बनती है। आम दिनों में समझौतों का पालन करने का आपका स्कोर कार्ड कैसा दिखता है? इसके लिए एक संकेत यह है, छोटा समझौता जैसा कुछ नहीं होता। हमारे एक क्लाइंट ने एक बात कही और ये बात बहुत गहरी है। उदाहरण के लिए, बिक्री के क्षेत्र का एक व्यक्ति आपको फोन कर कल दोपहर 12:15 में बुलाता है। आप समय पर पहुंच जाते हैं और वो 25 मिनट की देरी से आता है। फिर भी ना कोई कारण बताता है, ना माफ़ी मांगता है। सोचिए, आप उसका इंतज़ार कर रहे थे तो आपको कैसा लगेगा? क्या यह स्वीकार है? अगर कोई उचित कारण है, जैसे भारी ट्रैफिक या ऑफिस का छोटा सा संकट, तो आप इसे अनदेखा कर देंगे। लेकिन ऐसा दूसरी या तीसरी बार भी हो तो हमारे सामने तोड़े गए करार की एक सीरीज है। आप हमेशा समय पर होते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आदतन देरी से आता है। आज के बाजार में जहां इतनी भीड़ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जब किसी समझौते को एक बार तोड़ते हैं तो शायद आपको दूसरा मौका दिया जाता है। आप जब लगातार समझौते को तोड़ते हैं तो बाजार में आपकी प्रतिष्ठा एवं कीमत तेजी से गिरती है। लोग कहीं और चले जाते हैं। आप जब छोटे छोटे समझौते का पालन लगातार करने लगेंगे तो बड़े समझौतों की चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कैसा जीवन चाहते हैं, इसके लिए इसे एक दर्शन के रूप में अपनाएं। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको बेहिसाब फायदे मिलेंगे। सदियों से ऐसा होता आया है। यह इसका एक और उदाहरण है। यह विवाहित पुरुषों के लिए है। हालांकि आप यदि एक महिला हैं तब भी इस स्थिति से अपने आप को जोड़ सकेंगी। आपकी पत्नी आपसे घर के हॉल में लगे फ्यूज बल्ब को बदलने के लिए कहती है। आप कहते हैं ठीक है, लंच से पहले कर दूंगा। रात के खाने तक उसे बदला नहीं गया। अपनी पत्नी फिर कहती है, इस बार विनम्रता से लेकिन सख्त लहजे में, 2 दिन बाद भी हॉल में रोशनी नहीं है। हताश होकर वो उस काम को खुद ही कर लेती है। आप इस छोटे से काम से बच निकलकर खुश हो सकते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आप जब वादा करते हैं कि कुछ करेंगे और फिर लगातार उसे नहीं करते तो आपकी छवि खराब हो जाती है। संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे भी नहीं निभाए जाते और कई मामलों में शादी आखिरकार टूट जाती है। इसके विपरीत, आप जो कहते हैं उसे लगातार करते हैं तो आपके नाम के साथ भरोसेमंद व विश्वासपात्र जैसे शब्द जुड़ जाते हैं। आप जब इसका पालन रोजाना करते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। उनमें विश्वास योग्य ग्राहक, बड़ा मुनाफा, प्रेमपूर्ण संबंध और शायद इन सबसे कहीं अधिक जरूरी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उच्च निष्ठा वाला व्यक्ति माना जाता है। ये ऐसा तमगा होगा जिसे आप अपने साथ लगाकर शान से घूमेंगे। सही मायने में ये आपके काफी काम आएगा। आयरलैंड के सुदूर हिस्सों में किसानों के पास किसी अनुबंध को पक्का करने का एक पारंपरिक तरीका है। कुछ पशुओं की बिक्री के बाद वे अपने हाथों पर थूकते हैं, उन्हें साथ मिलकर मलते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उसे पक्का कर देते हैं। उनकी जुबान ही उनका अनुबंध है और वकील की जरूरत दूर दूर तक नहीं होती। चरित्र वह ताकत है कि विश्वास और सम्मान पैदा करती है।
एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें आपका समझौता का तोड़ना ठीक होता है। इसे विवेकपूर्ण अवज्ञा कहते हैं। मान लेते हैं कि आपके भीतर मूल्यों को लेकर ऐसी सोच है जो मानती है कि किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना गलत है। एक आप घर आते हैं और किसी की चीख सुनते हैं। आप धीरे से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं एक आदमी बंदूक की नोक पर आपके परिवार को धमका रहा है। एक विस्फोटक स्थिति है। आप घुसपैठियों पर गोल्फ स्टिक से हमला करते हैं और घुटने के नीचे वार कर उसका हथियार छीन लेते हैं, जिससे हालात काबू में आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसे विवेकपूर्ण अवज्ञा क्यों कहते हैं। एक और बात याद रखिए, सामान्य परिस्थितियों में यदि समझौते का पालन करने में आपको दिक्कत हो तो उस पर फिर से बात की जा सकती है। अपने निष्ठा को बनाए रखने के लिए इस विकल्प का उपयोग हमेशा कीजिए। ये कहने में कि मुझे 15 मिनट की देरी हो रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं, बस पल भर का समय लगता है। आप जब अपने कामों के लिए जिम्मेदार होने की आदत डाल लेते हैं तो आप एक अनोखे व्यक्ति के रूप में अलग ही दिखेंगे। आखिरकार जब आपके जीवन पर पुस्तक लिखी जाएगी तो आपको इसके लिए याद नहीं रखा जाएगा कि आपने क्या कहा, बल्कि क्या किया। इसलिए अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनिए, अपने कार्यों को मापे जाने योग्य रखिए। जैसा कि फिल्म निर्देशक वुडी एलन कहते हैं, जीवन का एक बड़ा हिस्सा सामने दिख जाता है। ईमानदारी का पहलू, आप पूरी ईमानदारी के साथ जिए। इसके लिए यहाँ 3 हिस्से वाला फार्मूला दिया जा रहा है। यह आसान और प्रभावी है। हम आपको चुनौती देते हैं कि आप इसे आज ही शुरू कर दें। पहला, आप जब हमेशा सच बोलते हैं तब लोग आप पर विश्वास करते हैं। दूसरा, आप जब कुछ कहते हैं और वादे के अनुसार उसे करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। तीसरा, आप जब दूसरों का खास महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। दूसरे हिस्से में वादे के अनुसार जैसे शब्द महत्वपूर्ण हैं, इनका उपयोग अपनी बातचीत में नियमित रूप से करें। इससे यह बात पुख्ता होती है कि आप वास्तव में अपनी बात पर कायम रहते हैं। यदि कोई ग्राहक आपसे किसी खास जानकारी को अगले 24 घंटे में ईमेल पर करने को कहता है तो हमेशा संदेश की शुरुआत वादे के अनुसार से करें। उदाहरण के लिए, वादे के अनुसार वह ब्यौरा दे रहा हूं जो कल आपने मांगा था। आप जब ऐसा करते हैं तो ये याद दिलाता है कि आप अपने वादे को सच में निभाते हैं और जो वादा किया उसे पूरा करते हैं। आपको 3 बड़े प्रश्न याद हैं जिनकी चर्चा हमने अध्याय 5 बेहतरीन संबंधों का निर्माण में की थी। आपके आपके वे पसंद आए थे। आप उन पर विश्वास करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं। ईमानदारी का पहलू जवाबदेह होने और अपने समझौते का पालन करने के सिद्धांतों के साथ जुड़ जाता है। यह एक शक्तिशाली फार्मूला है, इसके साथ जीना सीखिए। आप प्रतिदिन जिस प्रकार से काम करते हैं उसका एक नया फैसला अब तय कर लीजिए। यह आपको चोटी के 3% सफल लोगों में शामिल करेगा। आपको इतने अवसर मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे। आप जब ईमानदारी के पहलू का पालन करेंगे तो आपके ग्राहक खुशी खुशी आपके बारे में दूसरे को भी बताएंगे और इसका सीधा संबंध आपकी आमदनी को बढ़ाने से है। अंतर्ज्ञान, आगे चलकर निरंतर दृढ़ता एक विकल्प बन जाती है। आपके सामने कारोबार में या घर पर टिके रहने लड़ते रहने की मजबूरी नहीं होती। आपको स्वस्थ या धनी बनने के रास्ते पर चलते नहीं रहना पड़ता। जब आप विफल होते हैं तब दांत पीसकर खुद संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके सामने हार मान लेने और छोड़ देने का वैकल्पिक रास्ता होता है। और कभी कभी जब निरंतर दृढ़ता जीवन के लिए खतरा बन जाती है या उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है तो यह विकल्प ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, क्या आपका कारोबार शादी को बचाने और परिवार को टूट जाने देने से भी ज़्यादा महत्व रखता है? केवल आप ही इस तरह का फैसला कर सकते हैं। हमें अपने मित्र और मार्गदर्शक जिम रॉन को उद्धृत करते हुए खुशी हो रही है। अस्पष्टता और बेहतर विकल्प चुनने के मामले में वो सच में महारत रखते थे। जब कोई अपने लक्ष्यों को छोड़ने का मन बनाने लगता था तब जिम रॉन 4 आसान से सवाल पूछते थे। आप जब उन्हें पढ़ें तो अपने उत्तर पर विचार कीजिए। पहला, क्यों? क्यों परेशानी मोल लेना? क्यों इतनी मेहनत करना? क्यों इतना काम करना? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डालना? क्यों करते रहना? क्यों? अच्छा सवाल है। दूसरा, क्यों नहीं? क्यों नहीं वो बने जो आप बन सकते हैं? अपनी क्षमता को क्यों ना परखें? क्यों सफल ना हो? क्यों ना खुलकर उन सब का आनंद लें जिन्हें जीवन हमें दे रहा है? क्यों नहीं? तीसरा, क्यों नहीं आप बेहतरीन जीवन शैली का आनंद क्यों नहीं ले सकते? हजारों दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। आप दुनिया क्यों नहीं घूमते और आकर्षक जगहों को क्यों नहीं देखते? आप क्यों आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते? आप सुंदर घर में क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं आप हालात बेहतर करते और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के उत्प्रेरक बनते हैं? क्यों नहीं आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं जबकि दूसरे लोगों की मदद
को करते हैं? क्यों नहीं आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं जबकि दूसरे लोग भटक जाते हैं? क्यों नहीं आप अपने सपनों को पूरा करते हैं? क्यों नहीं आप? और आखिर में चौथा, अभी क्यों नहीं? इंतज़ार क्यों करना? रुकना क्यों? काम अभी शुरू कर दीजिए और करते रहिए। कल कभी लौट कर नहीं लाया जा सकता। आज तेज़ी से गायब हो रहा है, लेकिन आने वाला कल तैयार है। आपका ध्यान खींचने और आगे बढ़ने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई समय इससे अच्छा नहीं होता। जल्द ही साल निकल जाएंगे और आपकी यादें आपको खुश कर देंगी या हताश कर देंगी। चुनाव आपको करना है। अगला अध्याय, निर्णायक कार्रवाई करना, आपके जोश में उबाल लाने और ध्यानपूर्वक सफल कार्रवाई करने में आपकी मदद करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने का मेरा रहस्य क्या था। मेरी ताकत बस मेरी जिद में बसती है। इसे कहा है लुई पास्चर ने। यहाँ पर द पावर ऑफ फोकस का 8वां अध्याय समाप्त होता है। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।